Hello everyone, welcome back to my channel Chavi the Helping Hand. So in this video we are going to learn about advantages and disadvantages of multipurpose river projects. So without wasting time, let's start our video. तो पहले हम डैम्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. It is a barrier across flowing water that obstructs, directs or retards the flow of water, often creating a reservoir, lake or impoundments. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जैसे एक रिवर फ्लो कर रही है, हमने उसके बीच में एक बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया. बैरियर कंस्ट्रक्ट करने का मतलब हमने पानी को रोक दिया, और वो जो बैरियर है वही डैम है. अब ये जो डैम है ये पानी को रोक देता है. उसकी डायरेक्शन को भी हम डैम की मदद से चेंज कर सकते हैं, और ये और रिटार्ड्स द फ्लो ऑफ वाटर. अब ये पानी को रोक देता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है, फ्लो ऑफ वाटर को रिटार्ड्स करता है. तो इससे क्या होता है? इससे एक डैम के पीछे एक रिजर्वर क्रिएट होता है. जैसे कि ये रिजर्वर है, ये तो डैम है लेकिन ये रिजर्वर है जो पानी इकट्ठा हुआ है, जो डैम के पीछे डैम क्रिएट करने से, डैम को कंस्ट्रक्ट करने से जो पीछे पानी रुक गया था वो वहाँ पर इकट्ठा हो जाता था, उसको बोलते हैं हम रिजर्वोयर. तो अब आगे हम इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों को पढ़ेंगे. तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस पे जाते हैं. अब डैम्स को पहले हम ये देखते हैं. एडवांटेजेस पढ़ने से पहले हम ये देखेंगे कि डैम्स को मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स क्यों कहा जाता है. वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत सारे पर्पसेस को फुलफिल करते हैं. जैसे कि पहला पर्पस है इरिगेशन. जो डैम्स हैं उससे कनेक्टेड कैनाल्स बना दिए जाते हैं जो डैम के वाटर को फील्ड्स तक लेके जाते हैं, तो इससे इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी होंगी. दूसरा पर्पस है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. अब हम इसको थोड़ा सा ब्रीफ में देखते हैं कि जो डैम का पानी है उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है. तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो ये डैम का इसके वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है. अब देखिए, जैसे कि ये डैम है, जैसे कि क्या ये तो डैम ही है, तो डैम के पीछे ये रिजर्वोयर बना हुआ है. तब ये रिजर्वोयर में जो पानी इकट्ठा हुआ है, तब इसको आगे ले जाने के लिए गेट्स ओपन करते जाते हैं. तब पानी यहाँ से जाता है, तब यहाँ पर टर्बाइंस बना दिए गए, तब ये पानी एक फोर्स के साथ यहाँ से फ्लो करता है. तब ये टर्बाइंस रोटेट होते हैं, और तब ये टर्बाइंस रोटेट होते हैं तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और तब एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो उसे जनरेटर्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और फिर पावर हाउस और उन सब की मदद से इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँचा दी जाती है. और कुछ लोग ये बोलते हैं कि डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ऐसे तो ज़्यादा पानी वेस्ट होता है. जी नहीं, तो ये डैम के पानी से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनती. जो ये पानी का फ्लो है इसके फोर्स से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और जब ये पानी यहाँ से रोटेट हो के, यहाँ से फ्लो होके आगे जाता है, तो उसको कैनाल्स के थ्रू हमारे फील्ड्स में इरिगेशन के लिए जाता है वो पानी. तो यहाँ पे कैनाल्स बना दिए गए हैं कि तब ये पानी यहाँ से फ्लो पे जाएगा तो सीधा कैनाल्स के थ्रू हमारे फील्ड्स तक जाएगा. तो अब इसका अगला पर्पस देख लेते हैं. डैम्स का अगला पर्पस डैम्स जो फुलफिल करते हैं वो है फ्लड कंट्रोल. अब आप ये सोचेंगे कि फ्लड कंट्रोल कैसे, तो चलिए देखिए. जैसे कि ये रिवर है, यहाँ पे आपने डैम कंस्ट्रक्ट नहीं किया है. डैम कंस्ट्रक्ट करने से पहले ये रिवर है, और तब हैवी रेनफॉल के टाइम पे ये रिवर इतना सारा पानी इकट्ठा नहीं कर पाती, और ये रिवर ज़्यादा पानी के फ्लो की वजह से, हैवी रेनफॉल की वजह से अपना बेड है वो बड़ा कर लेती है, और लोगों के गांवों तक चले जाते हैं, जिससे कि फ्लड कंट्रोल नहीं हो पाता. मतलब कि फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. अब यहीं पे आपने ये वो रिवर, और यहाँ पे आपने एक बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया, तो फिर जो पानी है जब हैवी रेनफॉल के टाइम होता है तो ये पानी यहाँ पे एक रिजर्वोयर में इकट्ठा हो जाता है. मतलब कि जितना भी पानी हैवी रेनफॉल की वजह से इकट्ठा हो रहा है वो एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है, और रिवर अपना बेड बड़ा नहीं कर पाती, मतलब कि वो गांव वगैरह तक नहीं जाती. तो डैम्स फ्लड कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. अब हम डैम्स के अगले एडवांटेज देख लेते हैं, वो है इनलेट नेविगेशन. अब ये क्या होता है? अब देखो, जब ये डैम्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो डैम्स अपने पीछे एक बहुत बड़ा रिजर्वोयर इकट्ठा कर रहे हैं, तो जिससे कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी स्टार्ट हो सकता है. अब वाटर ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ फिश ब्रीडिंग,
लोगों को एक फ़िश ब्रीडिंग जैसा अच्छा ऑक्यूपेशन मिल सकता है। मतलब जो फिशरमैन्स हैं वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो देखिए हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स के कितने एडवांटेजेस देखे, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फ्लड कंट्रोल, इनलैंड नेविगेशन, फ्री फिश ब्रीडिंग और इसकी बहुत सारी और भी एडवांटेजेस हो सकती हैं। लेकिन अभी हमने इसमें 5 जो मेन एडवांटेजेस थी वो हमने कंसिडर की हैं। तो चलिए, अब आपने ये तो सुना ही होगा ना कि एक चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो एक चीज़ के नुकसान भी होते हैं। तो चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेजेस भी कंसिडर कर लेते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज़ रिवर प्रोजेक्ट्स। तो पहले इसकी डिसएडवांटेजेस देखते हैं। जैसे पहली डिसएडवांटेज क्या है इसकी, रेगुलेटिंग और डैमिंग रिवर अफेक्ट्स नेचुरल फ्लोज। अब ये तो जनरल सी बात है, अगर आप नेचर के साथ मतलब कि जो रिवर है वो अपने जहाँ से वो स्टार्ट, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई है और वो जहाँ तक वो जा रही है वो उसका नेचुरल फ्लो था, लेकिन अब हमने उसके बीच में बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया है। अब बैरियर कंस्ट्रक्ट कर दिया तो मतलब कि हमने उसके फ्लो के बीच, उसके फ्लो जो उसका नेचुरल फ्लो था उसके साथ हमने इंटरफेरेंस किया, जो कि ठीक नहीं। अब हमने उसके साथ इंटरफेरेंस किए तो कुछ ना कुछ तो उसके ड्रॉबैक्स होंगे, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। तो अब हम देखते हैं कि एक क्लासिकल एग्जांपल देखते हैं। जैसे अमरकंटक प्लेट्यू है, कहाँ पर है वो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है। अब अमरकंटक प्लेट्यू से रिवर जो नर्मदा है वो ओरिजिनेट होती है। अब नर्मदा रिवर जैसे ओरिजिनेट होती है वो वहाँ से मतलब कि जो अमरकंटक प्लेट्यू है वहाँ से विंध्याचल सतपुड़ा रेंजेस तक जाते हैं। अब वहाँ से वहाँ तक जो नर्मदा रिवर है मतलब कि उसके ऊपर बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। अब रिवर में बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट कर दिए तो उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि कहीं पर तो बहुत सारा पानी है और कहीं पर इतना पानी है कि आप रिवर को चल के भी पार सकते। तो मतलब कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे डैम्स कंस्ट्रक्ट करने से कहीं पे ज़्यादा पानी, कहीं पे कम पानी ये होता है। तो चलिए अब हम इसका अगला पॉइंट देखते हैं। हम तो इसकी अगली डिसएडवांटेज देखते हैं, वो है कि एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम। मतलब कि जो रिवर है वो अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स, फाइन पार्टिकल्स को अपने साथ बहा के लाती थी, लेकिन तब हमने बीच में डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया गया तो फिर वो सारे सेडिमेंट्स है, वो जो डैम के पीछे जो रिजर्वोयर हम डैम ने कंस्ट्रक्ट किया है तो वो सारे सेडिमेंट्स उस रिजर्वोयर पे रिजर्वोयर के अंदर वो सारे कलेक्ट हो जाते हैं और इससे कि वो जो सेडिमेंट्स है वो आगे जो सेडिमेंट्स वो जो डैम कंस्ट्रक्ट करने से पहले जो सेडिमेंट्स आगे जाके जो हमारे फील्ड से सॉइल को फर्टाइल करने वाले थे वो अब आगे नहीं जाएंगे, मतलब जो सॉइल है वो एनरिच नहीं होगी। अब इसका एक और नुकसान, हमने बहुत सारा पैसा लगा के तो डैम की हाइट इंक्रीज़ की, लेकिन अब वही हाइट जो ये डैम है इससे कंस्ट्रक्ट हुआ इसी से कहीं ना कहीं वो रिड्यूस हो रही है। वो कैसे हो रही है, अब देखो एक्सेसिव सेडिमेंटेशन होगा, मतलब कि बहुत सारे सेडिमेंट्स रिवर अपने साथ बहा के लाएगा और वो सारे एक रिजर्वोयर और डैम के किनारे पे वो सारे इकट्ठा हो जाएंगे। वो इससे डैम की हाइट अपने आप रिड्यूस होने लगती है। अब इसका एक और डिसएडवांटेज है कि तभी सेडिमेंटेशन होगी, जहाँ पे वो सेडिमेंटेशन हुई है वहाँ पे और वाटर कलेक्ट होने वाला था, लेकिन अब सेडिमेंटेशन की वजह से वहाँ पे और वाटर कलेक्ट नहीं हो। तो अब एक्सेसिव सेडिमेंटेशन का एक और डिसएडवांटेज इसी के अंदर देख लेते हैं, वो है कि अब एक्सेसिव सेडिमेंटेशन हो रहा, मतलब कि जैसे कि ये एक डैम हमने कंस्ट्रक्ट किया, अब तब यहाँ पे गेट्स ओपन होते हैं। अब ये सारे सेडिमेंट्स तो यहाँ पे इकट्ठा हो गए, यहाँ पे सारे सेडिमेंट्स कलेक्ट हो गए, तब ये गेट ओपन होगा तो ये सारे सेडिमेंट्स आगे जाएंगे, जिससे कि ये जो रॉकियर स्ट्रीम बेड बनता है, मतलब कि जो पथरीला बेड बनता है रिवर का, मतलब कि जो पहले फर्टाइल अच्छा बेड होता था रिवर का वो अब रॉकियर बेड में कन्वर्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि ये सेडिमेंट सारे पानी के साथ बहकर बेड को, ये बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, ये सारे एक दो तो होते हैं जो आगे चले जाएंगे, बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं जो ये रिवर का जो बेड होता है तब ये गेट्स ओपन होते हैं तो उसको पथरीला बना देते हैं। अब ये रिवर का बेड तब ये रॉकियर हो जाएगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्वेटिक लाइफ पे होगा, वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म होती है उसका होगा। तो अब इसी से कनेक्टेड हम एक और पॉइंट देख लें। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट देख लेते हैं हम, पुअरर हैबिटाट्स फॉर एक्वेटिक लाइफ, सबमर्जेंस ऑफ एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल। अब देखो जो रॉकियर बेड हो गया,
अब तो वहाँ पे जो पहले लाइफ फॉर्म पाई जाती थी, मतलब कि अब जैसे कि हमने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया है, फिर जो आगे जो रोकियर बेड बन गया, जो आगे रिवर था, जो जो पहले फर्टाइल बेड था रिवर का, वो अब रोकियर बेड में कन्वर्ट हो गया। अब जो वहाँ पे लाइफ फॉर्म थी, वहाँ पे जो वेजिटेशन थी, वहाँ पे जो फोना थे, अब वो वहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पहले तो उन्हें फर्टाइल रिवर बेड मिलता था, लेकिन अब ये एक्सेसिव सेडिमेंटेशन की वजह से वो फर्टाइल बेड अब पथरीले बेड में कन्वर्ट हो चुका था, तो जिससे कि ये जो वहाँ पे जो लाइफ फॉर्म थी, वहाँ पे जो वेजिटेशन थी, वहाँ पे जो फोना थी, उन्हें अपने आप को सस्टेन करने में दिक्कत हो रही थी। तो इसका ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज। अब हमने इसका आगे की डिसएडवांटेज तो देख ली, लेकिन अब हम इसके जो पीछे जो रिजर्वोयर क्रिएट हुआ, अब उससे उसकी डिसएडवांटेज देखते उससे क्या होते हैं। अब देखो, एक डैम है, पहले रिवर था, रिवर का जो कॉस्ट था वो थोड़ा कम था, लेकिन तब ये एक पीछे डैम कंस्ट्रक्ट करने के बाद जो पीछे रिजर्वोयर बना है, उससे जो रिवर का जो नॉर्मल कॉस्ट था वो बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होगा तो इससे क्या डिसएडवांटेज हो सकती है। अब इससे डिसएडवांटेज ये हो सकती है, जो वेजिटेशन पहले उस एरिया में मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो तो उसके नीचे सबमर्ज्ड हो जाएगी, वो उस पानी के नीचे उस रिजर्वोयर के अंदर आ जाएगी। तो फिर इससे क्या होगा, इससे कि जो जिस प्रकार की वेजिटेशन, जिस प्रकार के पेड़ पौधे वहाँ पे मिलते थे, अब हम उस प्रकार के पेड़ पौधों को खो देंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो अब हम एक और देखते हैं डैम्स। अब हमने एक एडवांटेज में पढ़ा था कि डैम्स कंट्रोल फ्लड्स, लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक डिसएडवांटेज है कि डैम्स कंट्रोल तो करते हैं फ्लड को, लेकिन डैम्स फ्लड्स को ट्रिगर भी करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो कैसे करते हैं। अब ये तो एडवांटेज थी कि डैम्स कंट्रोल फ्लड्स, लेकिन यही चीज़ इसी के अगेंस्ट लग जाती है कि डैम्स ट्रिगर फ्लड्स। अब ये कैसे? जैसे कि डैम के पीछे एक रिजर्वोयर बनता है, तब उस रिजर्वोयर में पानी हद से ज़्यादा हो जाता है, तब डैम्स के जो गेट्स होते हैं उन्हें खोल दिया जाता है। अब अगर ज़्यादा टाइम के लिए गेट्स को खोलेंगे तो फिर अब देखो बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ, तो फिर वो कितने तेज़ फ्लो से जाएगा, तो तेज़ फ्लो से जाएगा तो फिर जो रिवर का नॉर्मल बेड था, जो रिवर का जो नॉर्मल कोस्ट था वो बड़ा हो जाएगा। अब बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, अब अगर रिवर का कोस्ट बड़ा हो जाएगा तो फिर जो पानी है, जो वाटर है, जो इतने तेज़ फ्लो से बह रहा है, वो लोगों के गांव तक जाएगा। अब गांव तक जाएगा तो फिर क्या होगा, मतलब कि वो गांव जहाँ पे रिजर्वोयर बनने के कारण, रिजर्वोयर में पानी कलेक्ट होने के कारण फ्लड्स के आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। अब डैम्स के इतने वाटर के इतने तेज़ फ्लो से वो पानी उनके गांव में आ गया, उसकी वजह से जो फ्लड्स की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि रिवर का जो कोस्ट है वो बड़ा हो गया। अब जो रिवर का पानी वो डायरेक्ट उनके गांव में आ गया, मतलब कि एक तरह से रिवर का बेड बड़ा हो गया, मतलब कि वो सीधा उनके गांव की तरफ हो गया, मतलब कि अब फ्लड्स आने की पॉसिबिलिटी उनके गांव में बढ़ गई। तो अब हम देख सकते हैं कि वो डैम्स जिन्हें फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए बिल्ड किया गया था, कंस्ट्रक्ट किया गया था, वही डैम्स फ्लड्स को ट्रिगर भी करते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ अब हम एक और डिसएडवांटेज देखते हैं, डैम्स अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ हैवी रेन। मतलब कि एक तो पहले से रिजर्वायर में बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ था, अब ऊपर से हैवी रेन और आ गई, तो फिर जो डैम्स है ना वो पानी को रोक पाने में असमर्थ होते हैं, मतलब कि वो डैम्स पानी को रोकने में अनसक्सेसफुल होते हैं। अब पानी नहीं रोक पा रहे तो फिर डैम से वाटर को रिलीज़ करेंगे, अब मतलब कि गेट्स ओपन करेंगे। अब वही बात आ गई, अब गेट्स ओपन करेंगे तो फिर तेज़ फ्लो के कारण रिवर का बेड है वो बड़ा हो जाएगा, और रिवर का जो वो पानी है, वो इतना तेज़ पानी है, वो लोगों के गांव में जाएगा। अब गांव में जाएगा तो क्या होगा, जो लोगों की प्रॉपर्टी थी, घर थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी कम्प्लीटली। सॉइल इरोजन, इसको शीट इरोजन बोलेंगे, क्योंकि वाटर से एकदम प्लेन बहुत ज़्यादा एरिया में सॉइल इरोजन होगा तो उसको शीट इरोजन बोलेंगे। लैंड डिग्रेडेशन होगा। और अब अगर फ्लड का पानी, मतलब कि इतना सारी, वो साफ़ पानी तो होगा नहीं, प्योर पानी, गंदा पानी होगा, तो उससे बहुत सारी वाटर बोर्न डिजीज़ भी हो सकती हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. So it was a presentation created by me. So like and share video and don't forget to comment. Thank you.